पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत में एक प्रतिबंधित संगठन जिसके खिलाफ पिछले 2 साल से ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही थी और ईडी ने इसी बीच अब जो है कई सारे अहम खुलासे किए हैं पीएफआई को लेकर जो कहीं ना कहीं यहां पर आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हैं। जी हां, आपको बता दें ईडी ने जो यहां पर जांच की 2 साल से जो जांच चल रही थी उसमें यह बताया है कि 13,000 से ज्यादा एक्टिव पीएफआई मेंबर जो हैं वो खाड़ी देशों में इस समय मौजूद हैं। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि खाड़ी के जो देश हैं वहां पर 13,000 एक्टिव पीएफआई के मेंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का फंड जुटाते हैं और फंड जुटा करके जो है भारत में जो है आतंकियों तक हवाला के जरिए जो है ये रकम पहुंचाई जाती है। तो देखिए, पहले से ही पीएफआई जो है इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है और पीएफआई के बारे में आपको बता दें तो सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है असैसिनेशन उसने प्लान किए तमाम वीवीआईपीज के। और 2 साल पहले जो है यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से इस पर जो है बैन लगा दिया गया था, उस बैन को फिर बढ़ाया गया यहां पर। और अब यहां पर ये ईडी जो लगातार इसकी जांच कर रही थी उसने खुलासा किया कि जो पैसा पीएफआई के पास आ रहा था, आखिरकार सवाल ये बन रहा था कि पीएफआई के पास पैसा आ कहां से रहा है, क्योंकि जब आप इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं तो इसके पीछे फंड कौन जुटा रहा है। तो इसमें देखिए बहुत बड़ा खुलासा किया कि 13,000 इनके एक्टिव मेंबर्स हैं जो खाड़ी देशों में मौजूद हैं और वो वहां से फंड जुटा करके जो है यहां पर आतंकियों को हवाला के जरिए जो है पैसा पहुंचा रहे हैं। वहीं आपको बता दें न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जो है पीएफआई ने खाड़ी देशों में जो वहां पर प्रवासी जो समुदाय के लोग रह रहे हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटियां बनाई इन खाड़ी देशों में और इन्हीं कमेटियों को जो है फंड जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। और ईडी ने बताया कि विदेशों से जो करोड़ों रुपया फंड इकट्ठा किया गया, जुटाया गया, उसको अलग अलग बैंकिंग के जो है माध्यम से, अलग अलग बैंकिंग चैनलों के माध्यम से, साथ ही साथ हवाला के माध्यम से जो है भारत भेजा जाता रहा ताकि इस फंड को ट्रेस ना किया जा सके। यानी कि एकदम से जो है फंड ये नहीं रिलीज किया गया बल्कि छोटे छोटे अमाउंट्स में कुछ अलग बैंकिंग चैनल्स में डाला, कुछ हवाला के जरिए जो है ये पैसा भारत के अंदर भेजा गया। फिर ये फंड जो है वो भारत के अंदर जो बैठे हुए पीएफआई के जो भी अधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं और आतंकी हैं, उन आतंकियों तक जो है इन आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पहुंचाया गया। वहीं सितंबर 2022 में यानी कि आज से लगभग 2 साल पहले जो है देश भर में जो पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी ने छापा मारा था। इसमें पीएफआई से जुड़े हुए कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और इन पर यूएपीए के तहत जो है कार्रवाई की गई थी और यूएपीए के तहत एक्शन किया गया था। और छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने जो है 28 सितंबर 2022 को पीएफआई संगठन को जो है बैन कर दिया था और तभी से ईडी जो है वो पीएफआई के खिलाफ यहां पर जांच कर रही थी। यूएपीए के बारे में आपको बता दें यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसको कहा जाता है, काफी कड़े जो हैं इसके कानून हैं। अब देखिए ईडी ने जो जांच की है, ईडी की जांच में अभी 4 अहम खुलासे यहां पर सामने हैं। उन अहम खुलासों के बारे में आपको बता दें। जांच से पता चला है कि जो पीएफआई है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। उसका वास्तविक उद्देश्य था कि इसके जो संविधान में बताए गए उद्देश्य हैं उससे अलग था। पीएफआई खुद को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश करता है सबके सामने कि हम जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल जो है प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जांच में यह पता चला है कि पीएफआई के जो वास्तविक उद्देश्य हैं उसमें जो है यहाँ पर जिहाद के माध्यम से भारत के अंदर एक इस्लामिक आंदोलन जो है वो यहां पर इनको खड़ा करना था। ईडी की तरफ से खुलासा किया गया है। वहीं दूसरा इसमें अहम खुलासा ये किया गया है ईडी की जांच में जो 4 खुलासे हुए हैं उसमें ये है कि पीएफआई दावा करता है कि वो अपने उद्देश्यों को जो है पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जांच में ये पता चला है कि फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस की आड़ में पीएफआई जो है पंच, किक, चाकूबाजी और स्टिक अटैक के हिंसक तरीकों की प्रैक्टिस करवाता था। यानी कि पीएफआई ये कहता तो था कि हम अहिंसक हैं, हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है सभी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो ये अपनी फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस चलाता था इसमें पंच सिखाया जाता था, किक, चाकूबाजी सिखाई जाती थी। आप सोचिए चाकूबाजी क्यों सिखाई जा रही है, और स्टिक अटैक जो है उसके हिंसक तरीकों की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। तीसरा अहम खुलासा ये किया गया है कि देश में जो मौजूद पीएफआई के ठिकाने हैं उनमें से कोई भी पीएफआई के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं था। अब आप सोचिए यहाँ पर कितना बड़ा जो है यहाँ पर ये एक हिसाब से इसको स्कैम भी आप कह सकते हैं कि जो पीएफआई के यहाँ पर ठिकाने थे इनमें से कोई भी इनका ठिकाना, जो भी इनका ऑफिस था वो पीएफआई के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं था।
ये सच्चाई निकल करके सामने आई है। और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस की जगह भी डमी ऑनर्स के नाम पर रजिस्टर किया गया था, यानी कि डमी यानी कि फेक जो है ऑनर्स के नाम पर रजिस्टर किया गया था, फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस के नाम पर भी रजिस्टर नहीं किया गया था। चौथा इसमें अहम खुलासा कि 2013 में केरल के कन्नूर जिले में नॉर्थ आर्म्स कैंप में पीएफआई के फिजिकल एजुकेशन क्लास में विस्फोटकों और हिंसक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। अब सोचिए, विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, हिंसक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसका उद्देश्य था कि अलग अलग धर्मों के बीच में जो है दुश्मनी को बढ़ावा देना और पीएफआई मेंबर्स को आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार करना। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब एनआईए ने, ईडी ने और राज्य की पुलिस ने एक साथ जो छापेमारी की थी 22 और 27 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ ये पूरी मुहिम छेड़ी गई थी, उसमें पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों पर भी ताबड़तोड़ जो है छापेमारी की गई थी। और 2 दिन के भीतर उस समय जो है 278 गिरफ्तारियां हुई थी और जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत उस छापेमारी में मिले थे। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। पीएफआई पर जो है 5 साल का बैन लगा दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। अब ये बैन क्यों लगाया गया, इसकी 3 प्रमुख वजह भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली वजह है कि पीएफआई से खतरा। पीएफआई से खतरा था। दरअसल पीएफआई और इससे जुड़े जितने भी संगठन हैं वो गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां जो हैं वो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं और इनकी गतिविधियां भी देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। और ये संगठन चुपके चुपके जो है देश के एक तबके में ये भावना जगा रहे थे कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे थे। इसीलिए यहां पर ये बैन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा, पीएफआई का सीक्रेट एजेंडा, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि डमी नाम ये यूज कर रहे थे। दरअसल क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि ये संगठन जो है इसने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान जो है लगातार दिखाया है। बाहर से जो फंडिंग आ रही है और हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है और वैचारिक समर्थन के चलते जो है देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, और उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गए। और पीएफआई खुले तौर पर जो है वो सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पर समाज के एक खास वर्ग को जो है कट्टरपंथी बनाने का इसका जो सीक्रेट एजेंडा है, जो माइंड वॉश किया जाता है, वो सीक्रेट एजेंडा बस्ट भी हुआ था उस टाइम जब ये पूरा खुलासा हुआ था, जब ये यहाँ पर पीएफआई पर रेड हुई थी और देश के कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जो है दरकिनार ये कर रहा था और संवैधानिक ढांचे का सम्मान नहीं कर रहा था। उसके अलावा तीसरी अहम वजह कि पीएफआई की मजबूती की जो वजह है, पीएफआई ने अपने सहयोगी और कई सारे फ्रंट बना रखे थे। वो फ्रंट जो है उनका मकसद वही समाज में अलग अलग तबकों को, जैसे युवा, छात्रों को, महिलाओं को, इमाम, वकील और कमज़ोर वर्गों के बीच ये बैठते थे। और इस पैठ को बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य जो था वो अपनी मेंबरशिप बढ़ाना, अपने सदस्य बढ़ाना, और उसके बाद जो है इन संगठन की बड़े पैमाने पर जब पहुँच हो जाती थी फिर फंडिंग जो है वहाँ पर आती थी और पीएफआई ने जो है अपनी गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ाई थी। और उसके बाद ही जो है यहाँ पर ये फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि इस पीएफआई को बैन किया जाए। और अब यहाँ पर बड़ा खुलासा ईडी ने किया है, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर तमाम जो है चर्चा चल रही है कि 13,000 एक्टिव मेंबर्स खाड़ी देशों से वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर कैसे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जाए उसके लिए हवाला के जरिए फंडिंग करने का काम कर रहे थे। और एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर खुलासा है। बहरहाल आप कैसे देखते हैं, लगातार विपक्ष जो है वो ईडी पर सवाल उठाता रहता है तमाम चीज़ों को लेकर के, लेकिन क्या इस बड़े खुलासे के बाद क्या विपक्ष सराहना करेगा यहाँ पर ईडी की? क्या लग रहा है आपको? क्या अब जो है वो ईडी पर सवाल उठाता है था, आज क्या वो विपक्ष सामने आकर के ईडी को कांग्रेचुलेट करेगा? आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।